नमस्ते, दिस इज अनामिका फ्रॉम रोलिंग पम्पकिन प्रोडक्शंस। तो आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीप सीक, एक नया चाइनीज एआई जिसने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। एकदम से यूएस के बिग टेक जायंट्स जोर से नीचे गिरे सारे स्टॉक। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये एआई वर्ल्ड की एक स्पुतनिक मूवमेंट है? डिस्क्लेमर, मुझे ज्यादा नहीं पता, बट इस इंटरेक्शन के थ्रू आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट एआई एंड डीप सी। नमस्ते संक्रांत जी। नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। आई थिंक आज का जो आपका हमारा टॉपिक है वो आपका अमंग्स फेवरेट टॉपिक्स में से होगा, जहाँ टेक के बारे में बातचीत है। बिल्कुल। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले यदि आप, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि हमें ज्यादा नहीं पता और हम इस इंटरेक्शन के थ्रू जानना चाहते हैं, तो आप ब्रीफली हमें एआई के बारे में बताएंगे। क्या जानना चाहते हो एआई के बारे में? एआई के बारे में कि ये मेरी लाइफ से किस तरह से इंटीग्रेट हो रहा है। मेरी लाइफ अभी, यदि मेरी एआई की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ चैट जीपीटी से और एआई सर्चेस से ही है, उतनी ही इंटरेक्शन है। एआई का इम्प्लीकेशन ये होगा कि हर एक तरह से अगर मैं आपसे पूछता 15-20 साल पहले, मे बी उससे भी ज्यादा 25 साल पहले अगर पूछता किसी से कि इंटरनेट का क्या इफेक्ट होगा, या 30 साल पहले पूछता कि कंप्यूटर का क्या इफेक्ट होगा, 15-20 साल पहले पूछता कि स्मार्टफोन का क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, तो ये वो एआई के 15-20 साल पहले है। ये वही मूवमेंट है और हमारी बहुत ही अनोखी लाइफ टाइम है कि जिस टाइप की चेंज कई सेंचुरीज लग जाती है होने में, हमने कई रेवोल्यूशंस हम अपनी लाइफ टाइम में देख ली हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले कंप्यूटर जब देखा, छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर, शायद मैं 8वीं 9वीं में होऊंगा। लाइन कंप्यूटर होता था, इतना सा कैलकुलेटर जैसे ही होता था, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेसिक रन करता था, कॉमोडोर 64 शायद बोलते थे उसको। तो तब से उसके बाद जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था, उसके बाद भी आई थिंक अभी समझ लो 95-96 की बात होगी, तो तभी भी घर पे एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। तो हम सोचते थे कि घर पे कंप्यूटर रख के क्या करेंगे, ऑफिस में तो था ही, काम करते थे, घर का क्या फायदा है कंप्यूटर का। उसके बाद फिर पहली बार वो इंटरनेट शुरू हुआ, डायल अप इंटरनेट होता था, तो टेलीफोन से डायल करके इंटरनेट का कनेक्शन मिलता था। तो वो उससे चैट रूम्स खुलने लगे, लोग बातचीत होने लगी। तभी भी धीरे धीरे, तभी भी पूरा वर्ल्ड वाइड वेब अभी नहीं आया था। आप सर्विसेज को, जैसे अमेरिका ऑनलाइन जैसी सर्विस थी, उसको डायल अप करके आप कनेक्ट करते थे, उसी के अंदर आपको कंटेंट दिखता था। उसके बाद वेब आया। वेब का क्या इम्पैक्ट हुआ, जो वेब से पहले हैं वो अब सोच भी नहीं सकते कि वेब का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि सारी आपकी लाइफ वेब पे डिपेंडेंट है ना। राइट। कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन पता करनी है तो कहाँ जाते हो? सर्च करने जाते हो। यस। पूरा का पूरा आपका वो चेंज हो गया कि आपने कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद में ट्रांजैक्ट कैसे करना है, फ्लाइट कैसे बुक करानी है। पहले फ्लाइट ऐसे थोड़ी बुक होती थी, ट्रैवल एजेंट को कॉल करते थे, ट्रैवल एजेंट ढूंढता था, कुछ बताता था, उनके सिस्टम्स होते थे, वो भी एक तरह के एंटी कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे। तो वो सारा रेवोल्यूशनाइज हो गया। अब आप अपने घर बैठे हुए सीधा का सीधा फ्लाइट इंफॉर्मेशन को टैप कर सकते हो, कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है। और दूसरा जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन हुआ वो ये था कि, ये मैं पहली भी बोल चुका हूं कि अगर आप प्रिंटिंग प्रेस का इफेक्ट देखो, प्रिंटिंग प्रेस का इफेक्ट था कि पीपल एट मास कुड रीडिंग लिमिटेड, स्पेशली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा तबका था समाज का जो कि पढ़ना लिखना सीखता था यूरोप में, क्योंकि जो द बुक है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं जिसको, बुक पढ़ना का शौक हो। लेकिन बिब्लियो वर्ड वो बाइबल से आया है, यानी कि पहले उनके पास एक ही बुक थी, वो बाइबल थी, है ना, वो दैट वाज द बुक, यू नो। तो वो बुक, और उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो बाइबल बहुत सबसे पहली बुक जो प्रिंट हुई यूरोप में वो बाइबल ही थी। बाइबल की बहुत कॉपियां प्रिंट हो गई। उससे क्या चेंज आया कि अभी तक सिर्फ जो आपके प्रीस्ट थे वो इंटरप्रेट कर रहे थे कि आपको गॉड्स वर्ड में क्या लिखा है, बाकी सब लोगों के पास घर में पहुंच गई। और फिर रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉपुलर, मोर कॉमन। तो उससे पूरा का पूरा ये सारा एजुकेशन, लिटरेसी, ये सब उसका
एक परिणाम समझ लो। सो मैं कहता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस मेड रीडिंग पॉसिबल बाय द masses, बट द राइटिंग वाज स्टिल कंट्रोल्ड। राइटिंग वाज स्टिल कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू एक्सपर्ट्स दैट वुड राइट। व्हाट द इंटरनेट डिड वाज इट मेड राइटिंग पॉसिबल बाय द masses। वो ब्लॉगिंग से शुरू हुआ और वो ब्लॉगिंग से सोशल मीडिया पे आ गया, जबकि हर कोई लिख सकता है, कुछ अपना ओपिनियन दे सकता है, हर कोई किसी बड़े आदमी बड़े आदमी को जवाब दे सकता है, रिएक्ट कर सकता है। Right. तो उसके बाद जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उसको कहा कि इसको कैसे कंट्रोल किया, ये तो बाहर हद से बाहर चीज निकल गई, सब लोग बोलने लग गए, बड़ी मुश्किल है। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल, सेंसरशिप, वो वाली चीजें आ गई। लेकिन आप एक एवरीबडी कैन रीड, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, इंटरनेट से हुआ, एवरीबडी कैन राइट एंड एवरीबडी कैन प्रोड्यूस नाउ। पहले आप मूवी देखने जाते थे, वो पूरी उसकी टीम्स होती थी, मूवी प्रोडक्शन होती थी, स्टूडियोज होते थे, उसकी एडिटिंग, जो लिटरली एडिटिंग होती थी, वो फिल्म की रील होती थी, उसको काटते थे यहां से यहां तक, फिर उसको जोड़ देते थे, चिपका देते थे, वो एडिटिंग होती थी। तो बहुत स्पेशलाइज्ड लोग होते थे ये सब करने के लिए, ये नहीं कि कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे रेवोल्यूशन, जो राइटिंग का रेवोल्यूशन हुआ, वो सब मीडिया में हुआ। तो आपकी एबिलिटी हो गई, पहले आप कुछ सिर्फ देख सकते थे पिक्चर हॉल में मूवी जाके, आज हर कोई मूवी मेकर बन गया है। हर कोई अपनी फोटो डाल रहा है, हर कोई अपनी रील बना के डाल रहा है। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव बिकम मूवी मेकर्स। ये Exactly. अलग बात है कि किसी की हाई प्रोडक्शन क्वालिटी की है, किसी की लो प्रोडक्शन क्वालिटी की है, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं किसी की बहुत लो प्रोडक्शन क्वालिटी घर में खींची हुई भी मिलियंस ऑफ व्यूज ले जाएगी। और ये भी हो सकता है कि किसी की बहुत हाई प्रोडक्शन टीम है, वो सब वो फ्लॉप हो जाएगी। बहुत बेसिक एडिटिंग से इतने सारे मिलियन ऑफ व्यूज आ रहे हैं। नॉट ओनली बेसिक एडिटिंग से, the fact that you have editing capability in your phone, Hands. in your computer, है ना, in Yes. your hands, anybody can be an editor। ये बहुत टेक्निकल जॉब होता था, you know, कि आप एडिटिंग करोगे। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वीडियो प्रोडक्शन ऑन द कंप्यूटर, अब तो सारा वीडियो प्रोडक्शन कंप्यूटर पे हो रहा है, लेकिन पहले ये कंप्यूटर पे थोड़ी होता था। तो कंप्यूटर became this machine which could do everything। It could do specialized video production, it could do photo editing, इट कुड डू, पहले फोटो एडिटिंग में आप वो नेगेटिव से उसको पॉजिटिव करते थे, उसके बाद उसको वहां पे उसका टचअप होता था अलग अलग तरह से, जिसको आप करते थे। जो पहली स्टार वॉर्स बनी थी, तो जो लाइट सेबर्स हैं वो फिल्म के ऊपर पेंट हुए थे। जो एक्चुअल फिल्म होती है उसमें उन्होंने वो एक टेक्निक निकाली थी कि वो फिल्म के ऊपर लाइट सेबर कैसे दिखाएंगे, तो बहुत उससे आगे चल गया। तो क्या हुआ कि जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी केम टू एवरीबडी, यू नो, एवरीबडी कुड राइट, एवरीबडी कुड प्रोड्यूस फिल्म, तो वो डेमोक्रेटाइज हो गया पूरा, है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस। वो ये ठीक है, किसी कोई जंग करता है, कोई अच्छा करता है, किसी का देखा जाता है, किसी का नहीं देखा जाता है, वो तो सब है। जैसे जितने लोग हैं, जितनी जितनी चीजें बन रही हैं, वो सब पूरी क्वालिटी की मिलेंगी आपको, अच्छी की मिलेंगे, बुरे की, लेकिन वो डेमोक्रेटाइज हो गया, यानी कि मासेस में पहुंच गया है। आज हर कोई फिल्म मेकर बन गया, चाहे वो अपनी बिल्ली की फोटो खींच के क्यों ना भेज रहा हो कि ये देखो कितनी क्यूट बिल्ली है, ऊपर नीचे डांस कर रही है, जो भी है ना, वो फिल्म मेकर बन गया। तो ये हमारी सेकंड थर्ड रेवोल्यूशन हुई। पहले आपका प्रिंटिंग प्रेस आई, और उसके कितने 100 साल बाद आपकी इंटरनेट आई, जिसने कहा कि आप सारी इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स, एंड देन एवरीबडी कैन राइट, then everybody can make a film, everybody can video produce, everybody can get eyeballs, everybody can get views। आपको फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं चाहिए, आपको थिएटर्स नहीं चाहिए, आपको प्रोड्यूसर्स नहीं चाहिए, वो सारा का सारा डेमोक्रेटाइज हो गया। तो अब एआई है वो उस रेवोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा स्टेप है, और वो बड़ा स्टेप इस तरह से है कि we could read, we could write, we could produce, लेकिन maybe now we don't even have to think, because even that will be taken away from us। Not taken away because somebody else is doing, taken away because now we have a tool that can even think for us। तो कि भी दोनों possibilities है, हर चीज की दोनों possibilities है। जैसे जब आपको सरप्राइज होगा, जब वीसीआर सबसे ज्यादा अमेरिका में चलना शुरू हुआ, तो वीसीआर का सबसे बड़ा यूज पोर्न ने किया, क्योंकि वो आपके ऊपर मूवीज आपको देते, आप बड़ी नई चीज थी कि ये मूविंग पिक्चर्स में ऐसा होता है, मूवी थिएटर में तो वो अलाउड नहीं था, तो वीसीआर की उससे बहुत बढ़ा हो। तो उसी तरह से एआई का अच्छा यूज और बुरा यूज दोनों होगा। अच्छा यूज में हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हम उसको यूज करके और अच्छा आर्ट प्रोड्यूस करेंगे, और अच्छी पोएट्री प्रोड्यूस करेंगे,
और अच्छा ह्यूमन इन्वेंशंस करेंगे। और उसके खराब तरीके हैं, उसमें क्या है कि हम सोचना ही बंद कर देंगे। हमारे को लगेगा कि यार ये भी कौन सोचे, उसी से पूछ लो ना। एक और बात कहता हूं, एआई का बढ़ने की समस्या नहीं है, एनएस के बढ़ने की समस्या है। एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन एनएस है नेचुरल स्टुपिडिटी। जैसे जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता रहेगा और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल होता रहेगा, हमको लगा हमारे बुद्धि को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल स्टुपिडिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि पहले अगर मैं जैसे अमेरिका में ड्राइव करता था एक शहर से दूसरे शहर, तो पूरी प्लानिंग होती थी, मैप्स होते थे। ट्रिपल एक वहां पे वो है ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मैप्स देती थी, पूरे स्टेट का मैप। हम देखे अच्छा यहाँ से ये हाईवे पकड़ेंगे, फिर ये रोड पकड़ेंगे, फिर सिटी का मैप होता था, उसमें हम सारा चॉकआउट करते थे कि अच्छा इस सिटी में फिर यहाँ जाएंगे, ये सड़क पकड़ेंगे, ये सब करेंगे। पूरा हमको पूरी ज्योग्राफी का आइडिया होता था, स्टेट कहाँ पे है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब क्या करते हैं, गूगल में डाल देते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सड़क पकड़ी है, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो कुछ नहीं पता। उसका वो लेफ्ट कहता है लेफ्ट चल जाते हैं, राइट चल जाते हैं, फाइनली जगह पे पहुंच जाता है। अगर वो खाई के ऊपर ले जाए गिर जाएंगे। यही एआई का डेंजर भी है कि हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। हमारी सोचने की क्षमता कम होने के कारण हम उस पर और रिलायंट होते जाएंगे, और जैसे और रिलायंट होते जाएंगे और हमको पता भी नहीं लगेगा। जैसे आज समझ लो फ्लाइट कंट्रोलर है, एरोप्लेन आ रहे हैं ढेर सारे, वो लैंड कर रहा है, उसको सॉफ्टवेयर है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। कल समझ लो सब एआई ने इसको टेक ओवर कर दिया, सब न्यूरल नेट के सिस्टम से, इंटेलिजेंस से वो हो रहा है, चल रहा है। थोड़ी देर बाद ह्यूमन एबिलिटी टू डू फ्लाइट कंट्रोल भी चली जाएगी, क्योंकि एआई सिस्टम इतना बढ़िया कर रहा है। अब समझ लो वो कोई एरर करने लग जाता है, हमारे पास ह्यूमन कैपेबिलिटी तो होगी नहीं कि उस सिस्टम को टेक ओवर कर ले, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। ना हमारे पास ह्यूमन ट्रेनिंग रहेगी कि वो उसको मैनुअली कर पाए। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, या बटन ऑन कर दो या बटन ऑफ कर दो, है ना। बटन ऑफ किया तो सारा एयरपोर्ट ठप हो गया, सारी फ्लाइट्स चलेंगी नहीं, उड़ेंगी नहीं, लैंड नहीं करेंगी। और बटन ऑन कर दोगे तो वो एआई वाला ग्लिच है वो आ जाएगा वापस। तो आपके पास क्षमता चली जाएगी सिस्टम्स को मैनेज करने की, क्योंकि एआई सब कुछ मैनेज करेगा। जैसे मैंने कहा ना, पहले रीडिंग राइटिंग हमारे पास एबिलिटी हमारी ग्रो करती गई, लेकिन अब हमारी जब थिंकिंग एबिलिटी भी एआई करेगा, तो बहुत सारे डिसीजन सिस्टम्स में एआई ही चलेगा, और हम बहुत जल्दी सोचेंगे कि ह्यूमन एबिलिटी से अच्छा कर रहा है ये, हम क्यों ह्यूमन को इसके बीच में डालें। इवन सिंपल थिंग लाइक ड्राइविंग, जब सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी आ रही है, हो सकता है कि आज से 20 साल बाद लॉ बन जाए कि आप सेल्फ ड्राइव नहीं कर सकते गाड़ी को, बहुत डेंजरस है। क्योंकि एआई सिस्टम का वो देखेंगे, एआई सिस्टम के एक्सीडेंट रेट बहुत कम है, एआई सिस्टम है ना, गड़बड़ नहीं करता। इंश्योरेंस कंपनी प्रेशर डालेगी कि आप सेल्फ ड्राइव करोगे तो बहुत आपको जोखिम है, आपको स्पेशल एआई अपनी इंश्योरेंस के अंदर राइडर लेना पड़ेगा कि मेरे को सेल्फ ड्राइविंग अलाउ करो, तो आपका इंश्योरेंस रेट भी बढ़ेगा कि चलो इनको सेल्फ ड्राइविंग अलाउ कर रहे हैं, बाद में हो सकता है वो लॉ सभी बंद हो जाए, है ना। तो मोर एंड मोर ऑफ द सिस्टम्स विल बी टेकन ओवर, डिसीजन सिस्टम्स हर जगह पे। अब सर्जन है, आज हम कह रहे हैं सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी है जो रोबोटिक सर्जन बनाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग उसको कंट्रोल कर रहा है, जो सो कॉल्ड रोबोट है। लेकिन जो एक्चुअल सर्जरी है वो रोबोट कर रहा है। अब ये सोचो, जो सिस्टम है उसने तो हजारों सर्जरीज देखी हैं, सब सर्जन्स की देखी हैं, अच्छे से अच्छी देखी हैं, सारे आउटकम ट्रैक किए हैं। अब वो सिस्टम किसी भी एक सर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और उसके पास पूरा टूल्स भी है मैनिपुलेट करने के। बाद में कहोगे यार सर्जन की क्या जरूरत है, सर्जन तो गलती करेगा, ये सिस्टम ज्यादा रिलायबल है। सिमिलरली आप डॉक्टर के प्रोफेशन में देखो, पेशेंट भी कहेगा कि जो डॉक्टर है उसको सारा अप टू डेट रिसर्च पता है या नहीं पता, एआई सिस्टम को तो पता है। अब डॉक्टर भी एआई सिस्टम से ही पूछेगा कि बताओ मुझे, क्योंकि एआई सिस्टम अप टू डेट है। बाद में पेशेंट कहेगा डॉक्टर की जरूरत क्या है, एआई सिस्टम ज्यादा पेशेंट है, मेरे से सारे क्वेश्चन आंसर करता है, टाइम उसको वो क्लॉक के ऊपर नहीं है कि 5 मिनट में 10 मिनट में बाहर करना है आपको, मेरे स्टूपिड क्वेश्चन भी आंसर करेगा। तो मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं यही से पूछ लेता हूँ कौन सी दवाई लेनी है ना। फॉलोअप भी वो बता देगा, रिमाइंडर भी कर देगा, एजेंट भी हो जाएगा, मेरे को सुबह बता भी देगा देखो तुम्हारी जो प्रिस्क्रिप्शन थी अभी टाइम लेने का हो गया। बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस उस पर बिट करेंगे, बोल देगा बेटा तुमने ली नहीं ना अभी तक, वो भी बता देगा वो। बट आई गेस ये सारी डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रही है जहाँ पे देयर इज
lot of platform to communicate with each other. तो I guess checks and balance भी साथ साथ बनते जाएंगे. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बनेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस बनेंगे, लेकिन हाँ. कुछ चीजें इनएविटेबल है ना. आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लीगली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. नहीं, एआई सिस्टम प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए नहीं लिख सकता. डॉक्टर तो लीगली रिस्ट्रिक्ट करेंगे ही, है ना. सिस्टम लीगली रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने करोड़ों रुपए खर्च किया अपनी पढ़ाई में, उसको ये तो नहीं कह सकते भी तुम किसी काम के नहीं हो, है ना. तो all the authorities will try to insert themselves, especially जहां पे पैसा बन रहा है, even though the AI system might be better. लेकिन what I'm saying is the inevitable trend where this will go. Inevitable trend is that the AI systems will continually become better than human beings at decision making, giving advice. They will become better at human beings than real time decisions. उसमें कोई there is no doubt of that trajectory, है ना. वो तो होगा. अब उसके बाद आप उसको किस तरह से काबू करोगे, किस तरह से रेगुलेट करोगे, क्या करोगे, वो अलग सवाल है. लेकिन द फैक्ट दैट इज गोइंग टू बिकम बेटर इज नॉट डिस्प्यूटेड. आज लीगल डॉक्यूमेंट भी लिखवाना है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है, तो एआई को बोलो वो आपके इस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख देगा. पैरालीगल की तो सर्विसेज ऑलरेडी चली जाएंगी. उसके बाद फिर लॉयर आर्ग्यूमेंट करता है कोर्ट के सामने, वो वाले रह जाएंगे. लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन है, केस हिस्ट्री को स्टडी करना है, ये सब करना है, वो तो एआई बेटर करेगा. बहुत सारे प्रोफेशंस डिसरप्ट होंगे. जैसे एआई जो मेरी लिविंग मेमोरी में जो एआई आया, मैंने को पायलट, चैट जीपीटी इससे डील किया. कभी एक थॉट था कि गूगल को कोई हिला ही नहीं सकता. हर चीज का जो आंसर था वो गूगल था. गूगल वर्ब बन चुका था कि गूगल इट. एंड आई हैव सीन माई सेल्फ कि जब से चैट जीपीटी और कोपायलट और ग्रॉक आया है, मेरी गूगल की यूसेज कितनी कम हो गई है. लिटरली फॉर मोस्ट ऑफ द सर्चेस आई एम गोइंग टू द एआई. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरी लाइफ किस तरह से रेवोल्यूशनाइज होगी, बट मेरा पूरा सर्च का पैटर्न ही बदल गया है. तो इस चीज पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो दैट इज जस्ट द विजिबल चेंज, है ना. ये आप अपनी लाइफ में वो विजिबल चेंज देख रहे हो, जो आप अपने बिहेवियर का चेंज देख रहे हो, है ना. और अब राइटिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि राइटिंग में भी इट इज सो इजी टू रिलाई ऑन एआई. पूरा का पूरा एसे कौन लिखे. मैं किसी से बात कर रहा था, आजकल जो सारे कॉलेज एसेज होते हैं यूएसए के अंदर, अगर कॉलेज में अप्लाई करो तो आपको एसे लिखना पड़ता है अपना, है ना, अपने बारे में बताने के लिए. अब वो कॉलेज एसे सब एआई से लिखवा रहे हैं. और दूसरी बात क्या है कि जो कॉलेज हैं जो एसेस को जांच रहे हैं, हाँ नहीं, पर ये सोचो, हाँ वो उसको ह्यूमनाइज भी हो जाता है, लेकिन जो एसेस जांच रहे हैं कॉलेजेस, ठीक है, उनके पास भी हजारों एसेस आ रहे हैं. वो पढ़े कौन? तो पढ़ने के लिए भी एआई लगा दिया. तो एआई ऐसे लिख रहा है, एआई ऐसे पढ़ रहा है. मेरे को ये नहीं समझ रहा, स्मार्ट भी एआई हो रहा होगा एंड में, ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं होंगे. तो एआई क्लासेस अटेंड करेगा, एआई नंबर देगा और हम पॉपकॉर्न खाएंगे. अच्छा, जो अभी तक का हमारा इंप्रेशन था कि यूएस की जो टेक कंपनीज है उनका एज है एआई में. हाँ, और अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आए तो उन्होंने स्टारगेट प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है. सो अभी डीप सीक आता है चाइना से, फ्रेशर्स का ग्रुप है, एंड इट्स सीमिंग लाइक मतलब कॉलेज फ्रेशर्स है और आते ही बिग टेक से पंगा ले रहे हैं. सो ऐसी क्या चीज हुई कि उन्होंने आते ही तहलका मचा दिया? नहीं, जो सबसे 2-3 चीजें डिसरप्टिव हुई हैं. एक, उनका क्लेम है कि उन्होंने 5 मिलियन में मॉडल ट्रेन कर दिया. नाउ दैट इज अ क्लेम, वी कैन टेक दैट विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वो हम देख नहीं सकते हैं. और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो खुद $multi-billion कंपनी है और वो कह रहे हैं हमारे पास स्पेयर जीपीयूज पड़े थे. अब वो स्पेयर जीपीयूज में उन्होंने कम से कम $1 बिलियन खर्चा होगा जिसका वो स्पेयर जीपीयूज कह रहे हैं. उसका उन्होंने जो 5 मिलियन बोला है, वो उन्होंने सिर्फ एक एस्टिमेट बोल दिया कि अगर ये जीपीयूज हमने मार्केट से रेंट किए होते इतने समय के लिए तो रेंटल कॉस्ट इतना लगता. But that $5 million is not taking into account all the missed, failed experiments they did, all the development costs, everything that they did. 100 से लोग तो ज्यादा उनकी टेक्निकल टीम में है जो पेपर के ऑथर्स बोले गए हैं, ठीक है. तो उन सब की सैलरीज, वो सब, none of that is taken into account. उन्होंने सिर्फ बहुत लिमिटेड जीपीयू कॉस्ट अगर रेंट कर रहे होते, वो भी रेंट किया नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके पास खुद $multi-billion कंपनी है जो कह रहे हैं हमारे पास पड़े थे ये जीपीयूज उस पे,
एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब मेरे को ये नहीं पता कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं कितना सच बोल रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है दैट आई थिंक वी शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज दैट इज वी डोंट नो फॉर श्योर। लेकिन दूसरा, दो पार्ट्स होते हैं एआई सिस्टम में। एक तो एआई सिस्टम में होता है कि एक बहुत सारा डेटा लेकर एक मॉडल ट्रेन किया जाता है, मॉडल बनाया जाता है, जिससे वो नेचुरल लैंग्वेज समझता है, जिससे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, रीजनिंग कर पाता है, वो सारा मॉडल बनाया जाता है। उसके बाद एक इन्फ्रेंस सिस्टम होता है जिससे उस मॉडल से क्वेरीज कर सकते हो, जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो एक बना हुआ मॉडल है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर चैट जीपीटी से जाके या किसी से भी जाके आप सवाल पूछते हो। तो वो एक जो रन टाइम है उसका, जिसमें वो मॉडल बना हुआ है, उससे हम क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेरीज हैं उन्होंने ये बोला है कि क्वेरी की कॉस्ट है दैट वन वी कैन नो, बिकॉज क्वेरी एक तो एक एपीआई दे रहे हैं जो क्वेरी किसी रेट के ऊपर दे रहे हैं। If I get you right, एक तो आप बोल रहे हैं जब एआई हम मॉडल बनाते हैं तो एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट है, ट्रेनिंग में क्या ट्रेन कर रहे हैं कि सारा डेटा बता रहे हो उसे। हाँ, ट्रेनिंग के अंदर वो सारा डेटा होता है। ठीक है, डेटा को लेबल करते हो कि ये डेटा है, इसके ये पार्ट्स हैं, इसका ये मतलब है, जो भी है पूरी लेबलिंग है जिसके ऊपर वो ट्रेन करता है। ठीक है, वो सारे का सारा ट्रेनिंग डेटा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टोकन्स बोलते हैं, हर वर्ड को अगर एक टोकन लो तो मिलियंस एंड बिलियंस, एक्चुअली ट्रिलियंस में जाता है टोकन्स के हिसाब से वो डेटा। ठीक है, उस डेटा को ट्रेन करके वो मॉडल बनता है। सेकंड इन्फ्रेंस आपने बताया। उसके बाद जब इन्फ्रेंस नहीं है, ये मॉडल बनाना है, उसके बाद इन्फ्रेंस है जो क्वेरी, आपका क्वेरी का सिस्टम है, क्वेश्चन पूछने का सिस्टम है, जो फिर वो मॉडल जो बना हुआ है वो आपको जवाब दे सकता है। उसका जो सवाल जवाब है उसकी एक कॉस्ट है कि उसको जवाब को ढूंढने में कितना टाइम, एक तो मॉडल बनने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन करने में। ठीक है, उसके बाद सवाल जवाब में कितना कॉस्ट, कितने कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लगती है, कितना कंप्यूटर का टाइम लगता है, कितनी मेमोरी लगती है आपको जवाब देने में। वो जो है, जो आपको जवाब देने का टाइम है, वो दैट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी टेस्टेड बिकॉज उन्होंने इन्फ्रेंस जो पूरा वो वाला इंजन है वो ओपन सोर्स रिलीज भी कर दिया है, आप अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि बड़ा कंप्यूटर चाहिए लेकिन उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा, वो खुद जो एक्सपोज कर रहे हैं, एपीआई होता है जो, हम तो ह्यूमन बीइंग पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन लेट अस से कि मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं और कंप्यूटर पर एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, जो यूजर क्वेश्चन पूछेगा मैं आगे एआई सिस्टम से पूछ लूंगा। तो यानी कि मेरा सिस्टम एक एआई सिस्टम से बात करेगा, वो उस बातचीत को एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, उस एप्लीकेशन की, एआई एप्लीकेशन की, वो ह्यूमन बीइंग से नहीं बात कर रहा। ह्यूमन बीइंग तो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, लेकिन मेरी वेबसाइट जो क्वेरी पूछी है ह्यूमन बीइंग ने, वो एआई सिस्टम को भेज रही है प्रोग्राम से, और फिर जवाब उसको एआई सिस्टम से मिल रहा है। वो सिस्टम जो मशीन आपस में बात करती हैं, उस सिस्टम को एपीआई बोलते हैं। उस एपीआई सिस्टम का एक क्वेरी कॉस्ट होता है। आप अगर चैट जीपीटी पे जाओगे और एपीआई चाहिए उनकी, प्रोग्रामेटिकली उससे को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो कहेंगे आप 100 क्वेरीज कर सकते हो, आपको इतने डॉलर लगेंगे। उसमें ये कह रहे हैं कि जो जैसे एआई सिस्टम चैट जीपीटी 4o में पढ़ रहा हूं यहाँ पे, उसका जो क्वेरी कॉस्ट है वो $0.15 पर क्वेरी है, यानी कि 2 सेंट के करीब है पर क्वेरी, 1 से 2 सेंट के बीच में है एक क्वेरी के लिए। 2 सेंट का मतलब हो गया कि आपका समझ लो 2 रुपया के बराबर, मोटा मोटा। ठीक है, आप क्वेरी उसी को कह रहे ना, यदि मैं जो जैसे मैं सर्च कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये क्वेरी है। ये क्वेरी है, ये क्वेरी है। एंड इस चीज का सारी वो इंफॉर्मेशन जो स्कैन कर रहा है और मेरे को वापस जवाब दे रहा है, इस चीज की कॉस्टिंग बोल रहे हैं आप? नहीं, स्कैन नहीं कर रहा, उसने मॉडल बना रखा है, एक इंडेक्स मॉडल है। ठीक है, तो आपकी जो क्वेरी आ रही है उसको प्रोसेस कर रहा है ना, उसको जवाब को कंप्यूट कर रहा है ना, कैलकुलेट कर रहा है कि जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आपके एक क्वेरी और जवाब देने की कॉस्ट लगभग 2 रुपए पर पड़ती है लगभग, अगर मान लो, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि हम 2 रुपए की जगह 20 पैसे में कर रहे हैं। डीपसी कह रहे हैं कि हम 20 पैसे में क्वेरी का जवाब दे देंगे 2 रुपए की जगह। आपको ये बात को रिफ्रेस करते कि एक तो होती है ट्रेनिंग में पैसा लग रहा है जिसमें मैं मॉडल क्रिएट कर रही हूँ, और एक और है कि जब मैं पूछ रही हूँ सवाल उससे, एज अ यूजर मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो जो प्रोसेसिंग में और मेरे को वापस जवाब देने में जो कॉस्टिंग लग रही है वो उसने कम कर दी है, राइट? यस। तो
डीप सीक और जो बाकी बिग टेक एआईस है उसमें फर्क क्या है? एक तो कॉस्टिंग में है और एक आर्किटेक्चर में है। किस लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बना पाए हैं? क्या रीजन है? आई थिंक रीजन तो कई सारे हैं, टेक्निकल कारण भी हैं और है। एक तो मैं पढ़ रहा था कि ये काफी यंग इंजीनियर्स ने ये बनाया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इंजीनियर्स, तो उन्होंने थोड़ा सा नई तरह से सोचा इसके बारे में। जैसे मेमोरी फुटप्रिंट और चीजों का उन्होंने इस तरह से सोचा कि नॉर्मली हम 32 बिट्स या 64 बिट्स यूज करते हैं एक कैरेक्टर को एनकोड करने में। जहाँ अभी मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, जहां तक मैंने, तो अपेरेंटली वो 8 बिट का यूज कर रहे हैं। 8 बिट के अंदर आप सारा इंग्लिश अल्फाबेट जैसे बहुत आराम से कर सकते हो 8 बिट में के वर्ड में। तो सिर्फ वो करने से, जहां पे आप इंग्लिश प्रोसेसिंग यूज कर रहे हो, तो आपकी मेमोरी बहुत छोटी हो जाएगी। आई मीन मैं उन जमाने से गया हूं जब हम 16 बिट से 32 बिट और 32 बिट से 64 बिट में गए। उस समय के लिए वो बहुत इफेक्टिव था, बिकॉज मेमोरी चीप होती जा रही थी और उसके अंदर सारी लैंग्वेजेस आप एनकोड कर सकते थे। जैसे 32 बिट में यूनिकोड पूरा आ सकता था, और भी चीजें कर सकते थे। तो नॉर्मली कहा कि भी 32 या 64 बिट को यूज करो, इतना झगड़े में ना पड़ो, छोटा है वो करने। लेकिन जब आपका मॉडल इतना बड़ा हो जाता है कि जब आपके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टोकन हैं, तब उसमें उसका इनकोडिंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी सडनली कॉस्ट 1/4 हो जाएगी अगर आप 32 बिट की जगह 8 बिट में काम चला लो। तो बहुत सिंपल सी इनोवेशन है एक तरह से, लेकिन अपेरेंटली उनमें से एक चीज की है। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि मॉडल्स को उन्होंने सेपरेट आउट कर दिया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टीज है डिफरेंट मॉडल्स में जो ट्रेन कर रहे हो जनरल पर्पस एआई में। तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे मॉडल्स को इकट्ठा लोड करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका रेलेवेंट मॉडल है उसको आप लोड कर, तो वो उसको सेपरेट करने की एबिलिटी दे दी। उससे भी कॉस्ट कम हो सकती है। जैसे कि मैं अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वो मेरे पास कोई आके क्वेरी कर रहा है, मेरे को जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स मैथ की रीजनिंग का मॉडल मेरे सिस्टम में लोडेड हो, है ना, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स मैथ कर नहीं रहे। आप उसको सेपरेट आउट, डोमेन्स को सेपरेट आउट करके आप उसका फुटप्रिंट कम कर सकते हो। तो जहां तक मैं समझा हूं, इन्होंने algorithmically, theoretically, most of the theoretical concepts जो यूएस में थे वो ही कॉपी किए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में they have done engineering improvements that have drastically lowered the cost. Now the question is कि ये engineering improvement इतने सारे स्मार्ट लोगों को अमेरिका में क्यों नहीं सूझी? तो वो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपने 16 बिट 32 बिट का बताया, बट इमेजिन इफ आई एम अ 10-year old, यदि आपको मुझे समझाना हो कि क्या चीज उन्होंने एग्जैक्टली की है। दे हैव कंपार्टमेंटलाइज्ड द थिंग्स, आप मुझे समझा सकते हैं? नहीं, कंपार्टमेंटलाइज द थिंग्स का तो ऐसे है ना कि अगर आप अपनी गाड़ी ठीक कराने जाना है, तो जो गाड़ी का मैकेनिक है उसको डॉक्टरी आनी तो कोई जरूरी नहीं है, और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पास की गाड़ी ठीक करने की एक्सपर्टीज हो, वो आना तो जरूरी नहीं है। तो हम जनरल पर्पस जो एआई बना रहे थे उसमें है कि वो एआई हर चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन हर चीज में एक्सपर्ट भी है। एक समय में तो आपको एक ही उपयोग करना है ना उसका, या आप गाड़ी ठीक कराने जा रहे हो या आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने जा रहे हो। तो अगर हम उसको अलग अलग डिग्रियां दे दें कि ये करने की, ये अलग अलग मॉड्यूल्स बना दें उसके, तो और हम उसको लोड करें जो हमको तब काम आएगी, है ना, उससे वो फुटप्रिंट कम हो सकता है एक सिस्टम का। मतलब यदि मुझे मैथ का क्वेश्चन पूछना है तो मैं मैथ मोटे तौर से बता रहा हूँ। तीसरा, उन्होंने शायद फ्रेज मैचिंग की है, वर्ड मैचिंग की जगह उन्होंने ज्यादा बड़े टोकन्स को मैच किया है, ताकि उससे भी उनकी प्रोसेसिंग ज्यादा एफिशिएंट हो गई। तो एआई में अभी वैसे बिग प्लेयर्स कौन से हैं? एआई में सबसे बड़ा प्लेयर तो ओपन एआई है, और ओपन एआई जो था वो वैसे तो नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह बना था। इलॉन ने भी इन्वेस्ट किया था उसमें, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट कंपनी अब वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके काफी लॉ सूट्स भी चल रहे हैं। तो वही है सबसे बड़ा जो है ओपन एआई। उसने कई साल लगाए हैं इस मॉडल को ट्रेन करने में, अपने मॉडल को। लेकिन और उसके बाद गूगल है, गूगल का जेमिनी प्रोडक्ट है, और उसके बाद मेटा का लामा प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अभी जो कोपायलट है वो ज्यादा ओपन एआई ही यूज कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट अपना भी काम कर रहा हो। एक्स भी अपना ग्रॉक का सिस्टम बना रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में एक्स को अभी कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। जैसे मैं अपने गूगल पे के दोस्त से बात कर रहा था जो जेमिनी में काफी सीनियर है,
तो उसको ग्रॉक के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। इंडस्ट्री में भी ग्रॉक के बारे में कुछ ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है, लोग उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे जो सीरियस रिसर्चर्स हैं अभी। तो आपके पास कम से कम जेमिनाई, लामा, उसके बाद और है काफी सारे स्पेशलाइज्ड है कोड राइटिंग के लिए और चीजों के लिए। लेकिन ये मेजर कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं वो ये वाली हैं। तो एनवीडिया का स्टॉक इतना क्यों गिरा फिर? एनवीडिया का स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि एक चीज जो डीप सीक ने किया, अमेरिका ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था उनके मोस्ट एडवांस जो एनवीडिया के जीपीयूज हैं। ये जीपीयू होता है जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर का, एक और पार्ट होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहले जो ग्राफिक्स डिजाइन है और जो डेस्कटॉप ग्राफिक्स है ना, जैसे आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो या मूवी मेकर या वो सब यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपका लगता है वो जीपीयू यूज होते हैं जिसमें काफी सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग होती है। नाउ इट टर्न्स आउट कि जो एआई है उसमें भी जो कैपेबिलिटी चाहिए प्रोसेसिंग की, वो जो जीपीयू है उससे बहुत मिलती है। वो भी बड़ी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो एनवीडिया की कंपनी जो कि एक छोटी कंपनी थी, ग्राफिक प्रोसेसर बनाती थी, वो ज्यादा एआई में यूज होने लग गई और वो बहुत बढ़ गया स्टॉक उसके इस बात के कारण। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने बैन लगा दिया उनके सबसे एडवांस जीपीयूज को यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए जो बहुत महंगे। तो जो चाइना की कंपनी डीप सीक है उसने पुराने एनवीडिया जीपीयूज के ऊपर जो कि गेमिंग वगैरह में यूज होते हैं, नॉर्मल लैपटॉप पे आ जाते हैं, उनके आधार पर ये पूरा मॉडल डेवलप किया। तो उससे क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि एनवीडिया का तो इतने महंगे महंगे कौन खरीदेगा, जब सस्ते वाले उससे इतना बढ़िया काम हो गया तो सारा जो उसका महंगे वाले जीपीयू है वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो उस डर के अंदर उसका स्टॉक इतना गिरा। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। एंड जस्ट फॉर फुल डिस्क्लोजर, मैं खुद भी एनवीडिया का स्टॉक ओन करता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो मिसप्लेस्ड है। हो सकता है कि गिरे भी और हो सकता है बढ़ेगी। मैं कोई स्टॉक की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, गिर भी सकता है और वापस भी जा सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एनवीडिया का जो हमने कंप्यूटिंग में क्या देखा है, आप खुद भी देखोगे। जैसे कहना कि आपको 10 साल पुराना कंप्यूटर था, वो तो सारा कुछ कर ही रहा था, वर्ड भी चला रहा था, एक्सेल भी चला रहा था, आपको नए कंप्यूटर की क्या जरूरत है, आप एडवांस पावर का क्या करोगे, है ना। या आपका जो 6 साल पहला फोन था उससे भी आप फोन कॉल कर सकते थे, मैप्स दे सकते थे, आपको नए फोन की क्या जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अभी डीप सीक ने बहुत कैपेसिटी बढ़ा दी कि एआई हर जगह पहुंच सकता है, तो उससे एआई और इंक्रीज होगा, उसका यूज हार्डवेयर और ज्यादा होगा, बिकॉज लोग इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स करने शुरू कर देंगे और उसको हर जगह ले जाएंगे। तो उसका यूजर बेस और बढ़ेगा और उससे हार्डवेयर की डिमांड और बढ़ेगी और पावरफुल हार्डवेयर की डिमांड और बढ़ेगी, घटने नहीं वाली है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आदमी को लगेगा हाँ इतना मेरे को एडवांस क्या चाहिए, मेरा छोटे से काम चल जाएगा। मैंने तो वो टाइम देखा है जब हम सोचते थे हमारे उसके अंदर मेगाबाइट्स में मेमोरी होती थी, पूरे पीसी में 32 मेगाबाइट मेमोरी होती थी, ठीक है। हम सोचते थे ये 32 मेगाबाइट मेमोरी तो बहुत है, उससे बड़ी मेमोरी क्या करोगे आप। अब तो हम गीगाबाइट्स में मेमोरी करते हैं, अब कहते हैं 64 गीग है, मेरे कंप्यूटर में 64 गीग है। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, हमने एमएसएन लॉन्च किया था, तो सर्वर में 1 गीगाबाइट की मेमोरी बहुत बड़ी चीज थी। सर्वर्स जो हमारे डेटा सेंटर में सर्वर थे उसमें 1 गीगाबाइट की मेमोरी थी। 1 गीगाबाइट की तब मेमोरी $100,000 की आती, 1 गीगाबाइट मेमोरी, ठीक है। अब तो आपके कंप्यूटर के अंदर 64 गीगाबाइट, 128 गीगाबाइट, 256 गीगाबाइट है, तो $100,000 की तब 1 गीगाबाइट आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रोसेसिंग पावर है एनवीडिया की वो भी कम पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस इतनी हद तक बढ़ जाएंगी कि आप उसको बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लगता है अरे ये तो 10 गुना एफिशिएंट हो गया तो कौन खरीदेगा पावरफुल चिप्स, आपको सस्ते में ही काम चल जाएगा, इसलिए एनवीडिया का स्टॉक गिरा। जैसे आपने बोला कि वॉल्यूम्स में फिर लोग ज्यादा वॉल्यूम्स में लेंगे, और ज्यादा और एप्लीकेशंस करेंगे। अगर वो और पावरफुल चिप है तो हम ये स्पीच प्रोसेसिंग, विजन प्रोसेसिंग जिसमें बहुत कैपेसिटी चाहिए होती है, वो सब और करने लग जाएंगे। अभी हम
एआई से ज्यादा बात करके ऑडियो प्रोसेसिंग करेंगे और करेंगे, तो वो सब चीजों में कंप्यूट पावर हमको चाहिए होगी। हर कोई अपने हार्डवेयर से एआई अपना लोकल बना पाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हर कोई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक तरह से एक तो है कि एआई का भी स्प्लिट होने वाला है, यानी कि कुछ कैपेसिटी आपकी अपनी डिवाइस पे हो जाएगी, वो अभी भी हो रही है, जैसे एप्पल ने एआई लॉन्च किया है, कुछ प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी डिवाइस पे है और कुछ प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्लाउड में है, सर्वर पे है, ठीक है। लेकिन सर्वर्स भी लिमिटेड लोग ही चला रहे थे, जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं। लेकिन एक डीप सीक ने एक और जो रेवोल्यूशनरी काम किया है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम ओपन सोर्स में रिलीज कर दिया है, मॉडल समेत। यानी कि मैंने खुद भी अपने एक सर्वर कंप्यूटर के ऊपर डीप सीक को अभी इंस्टॉल कर लिया, वो क्वेरीज को जवाब दे रहा है। यानी कि हर कोई बड़ी कंपनी अब अपना एआई अपना चला सकती है, अपना डेटा अपने पास रख सकती है, उसको ट्यून कर सकती है। वो इतनी रिलायंट नहीं है कि ये 3-4 जो कंपनियां एआई कंट्रोल कर रही हैं, उन्हीं के हाथ में उन्हीं को क्वेरी सारी भेजनी पड़ेगी। तो जो बिग टेक है, उनका जो बड़ा फियर है वो ये है कि डीप सीक के रिजल्ट्स बेटर हुए हैं, या ये फियर है कि एआई पूरी डेमोक्रेटाइज हो जाएगी तो उनकी पावर चली जाएगी? वो पहले हमारा डेटा को बिग डेटा एज अ बिग डेटा यूज कर सकते थे, अब वो नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, सब कुछ है। एक तो है कि उसने इतना ज्यादा कॉस्ट इंप्रूवमेंट कर दिया है, तो इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्चे और ईयर मार्क किए हैं, वो क्या उन्होंने व्यर्थ में किए। उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स के अंदर, जैसे मैथ में फॉर इंस्टेंस, मैथ के अंदर डीप सीक करंट एआई से बेटर कर रहा है, तो वो भी बड़ी चीज है कि करंट एआई से वो अच्छा कर पा रहा है। तो वो भी उनको है कि भी ये कितना अच्छा हमारे से आगे निकल गया। ऊपर से ओपन सोर्स कर दिया, इसका मतलब उनका जो प्रोप्राइटरी एडवांटेज है वो भी कम हो गया। जैसे ओपन एआई अभी आईपीओ करना चाह रहा है प्राइवेट होके, मुझे लगता है कि उनकी वैल्यूएशन पे काफी असर पड़ेगा। एनवीडिया की वैल्यूएशन पे शायद ना पड़े, क्योंकि हार्डवेयर तो यूज करना ही है एक तरह से या दूसरी तरह से। लेकिन अगर आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल है, जो आपको ओपन एआई को आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं खुद काम कर सकते हो, वो तो ओपन एआई की वैल्यूएशन पे बहुत फर्क पड़ने वाला। तो ये चाइना ने, मतलब ये डीप सीक का जो मॉडल है वो ओपन कर दिया है, तो व्हाट डज इट मीन कि इज इट मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी? एक पर्टिकुलर टेक्निकल चीज है, जैसे मैं डीप सीक से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में या ऐसे, तो उसने कहा ये कुछ और बात करते हैं, इसके ऊपर बात नहीं मैं कर सकता, चलो कुछ और बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये नहीं है कि वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कि चाइना एज अ सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, बल्कि यू विल बी सरप्राइज, जो टिकटॉक है जिसके बारे में बात हो रही है, अमेरिका बैन लगा रहा है। चाइना ने तो पहले से बैन लगा रखा है, चाइना में टिकटॉक चला ही नहीं सकते आप। चाइना ने उसका एक वर्जन है जो चाइनीज सेंसरशिप को कंप्लाई कर रहा है, सिर्फ वही चला सकते हो चाइना में, इवन दो चाइनीज कंपनी। तो ये नहीं कि चाइना ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव कर रहा है, उसने भी एक चाल चली है। आपने अमेरिका की कंपनीज की $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन एक दिन में वाइप आउट कर दी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है पूरे देशों की, बड़ी वैल्यूएशन आपने वाइप आउट कर दी एक दिन में। तो वो भी एक चाल है। देख लो कि देखो चाइना कितना एडवांस्ड है आपसे, और आपको घुटने टिका देंगे अगर हम चाहें तो। वो भी एक पावर प्ले है। और ओपन सोर्स करना का ये है कि जैसे गूगल ने एंड्रॉयड को ओपन सोर्स किया था एप्पल से कंपीट करने के लिए, जब वो आया स्मार्टफोन में, तो उसने एंड्रॉयड को ओपन सोर्स किया, और उससे क्या हुआ कि हर कोई कंपनी उसको कस्टमाइज करके यूज करने लग गई। तो एंड्रॉयड की मार्केट आज एप्पल से ज्यादा बड़ी है, इवन दो ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स तो किया उन्होंने, लेकिन उसके सारे लिंक्स जो हैं, सारे एंड्रॉयड फोन्स आर टाइड इनटू गूगल की सर्च है, गूगल का सब कुछ है, तो गूगल को तो फायदा हो ही रहा है। तो ओपन सोर्स का क्या क्या फायदा हो सकता है, वो एक अलग कहानी है। हाँ, ओपन एआई है वो क्लोज्ड है और चाइना वाला ओपन कर दिया, राइट? हाँ, ओपन एआई का मॉडल वो ओपन सोर्स नहीं है ना। और दूसरा उन्होंने कहा कि मॉडल्स के आप वेट्स भी एडजस्ट कर सकते हो, वो भी इन्होंने दे दिया, पूरा मॉडल उन्होंने रिलीज कर दिया। क्या चाइना का ये मोडस ऑपरेंडाई रहा है कि यूएस जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी चीज में फूंक देता है, तो चाइना देखता है कि क्या गलती की है, किस तरह से ये चीज बेटर की जा सकती है, और वो एक जुगाड़ करके एक बेटर एडवांस मॉडल के साथ आ जाता है?
नहीं, आई मीन ऑब्वियसली चाइना ने बहुत सारी चीजें यूएस की कॉपी की ही हैं और लेकिन क्या है कि आज की दुनिया में आप इंफॉर्मेशन फ्लो को भी इतनी तरह रोक नहीं सकते। यूएस वैसी ओपन सोसाइटी रही है, बहुत सारी एआई की जो चीजें हैं ऑलरेडी पेपर्स में पब्लिश हो चुकी हैं, तो उसको आप फ्लो को उस तरह से रोक नहीं सकते, बल्कि चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि वो भी एक ग्लोबल प्लेयर बन सकता है और ओपन सिस्टम में जुड़ सकता है। आई मीन चाइना ऑब्वियसली उसने कॉपी करके यहाँ तक पहुंचा, लेकिन बहुत सारी इनोवेशन भी चल रही है। चाइना इतने हजारों पैटेंट्स फाइल कर रहा है एआई और बहुत काम चल रहा है। चाइना में सीरियस रिसर्च काम चल रहा है आज के दिन में। उनको आप सिर्फ डिसमिस करना कि वो कॉपी करते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि चीज चाइना से आई है तो लोगों के कंसर्न्स है कि इफ इट इज एज स्मार्ट एज इट हैज क्लेम टू बी, या फिर उसने पैटर्न्स ट्रैक कर लिए कि जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको मेमोराइज करके इट इज जस्ट रिट्रीविंग दैट, तो रिजल्ट्स अभी बेटर आ रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन इज कि वो एक्चुअली में एआई सिस्टम है या नहीं है, और मुझे लगता है कि वो एक ओपन सोर्स सिस्टम है और बहुत सारे स्मार्ट लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे सारे कोड को। ऐसा नहीं होना कि आपके पास ऐसी चीज आपकी बहुत देर तक छुपी नहीं रहेगी अगर उन्होंने कोई फ्रॉड उस तरह का किया होगा कि प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बनाया या कुछ उस तरह से हैक कर दिया कि आपको जवाब दे रहा है वो कैंड आंसर्स दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्योंकि आप उसके ऊपर लोग मैथ रीजनिंग के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, नए नए मैथ के सवाल दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन सबको जवाब देना विदाउट एन एआई सिस्टम कठिन होगा बहुत। तो जिस तरह से आपने मेरे को इन दोनों डीप सीक और कन्वेंशनल जो बिग गाइज हैं उनके आर्किटेक्चर में आपने फर्क बताया, मतलब मेरा ये से है कि ऑब्वियसली यदि कोई इतना हाई फाई हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी सर्चेस और इनकी सर्चेस में जब हम डीप सीक की सर्चेस को स्केल अप करेंगे, जब इस मॉडल को स्केल अप करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कोई इशू कोई डाउन साइड तो आएगा, कोई तो ट्रेड ऑफ किया होगा कि यदि उन्होंने कॉस्ट बचाई है तो किस उससे ट्रेड ऑफ किया उन्होंने? ट्रेड ऑफ तो मैंने कहा ना, उन्होंने इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशंस की हैं। दे हैव डन सम इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशंस, और जो ट्रेड ऑफ वो है कि जैसे कहा है ना कि किस मॉड्यूल को लोड करना है या किस एक्सपोर्ट सिस्टम को लोड करना है, तो उस प्रकार के उन्होंने इनोवेशंस किए हैं। सिमिलर सिस्टम्स जो हैं उसी को उन्होंने कोई बहुत ह्यूज चेंज नहीं किया है, उसको उन्होंने इस तरह से इंक्रीमेंटली चेंज किया है इंजीनियरिंग ट्वीक से, लेकिन उसका एंड रिजल्ट रेवोल्यूशनरी हो गया क्योंकि कॉस्ट सेविंग के कारण। जो हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई की बात करते हैं, तो जिस तरह से एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हुई, मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ, तो टैंजिबल वे में मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा यदि एआई डेमोक्रेटाइज होता है? यदि मैं अपना डेटा, अपना सर्वर अपने पास रख सकूं, तो हाउ विल इट चेंज माय लाइफ? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो जो कॉमन पर्सन है उसके लिए, अगर बिग कंपनी चला रही है एआई या अलग अलग लोग कंपनीज चला रही हैं एआई, उसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, है ना, तो वो बहुत सेंट्रलाइज होनी नॉलेज, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है डेमोक्रेसी के लिए भी और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए भी, क्योंकि बहुत कम लोग सारा का सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। तो उस तरह से बहुत अलग अलग जगह पे एआई मॉडल्स चलेंगे और बढ़ेंगे, तो उसका डेफिनेट फायदा है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि इंडिया इस रेस में कहाँ पर है? इंडिया का कुछ नामो निशान भी नहीं दिखता एआई की फील्ड में। नहीं, इंडिया काफी सारी टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है, बल्कि अभी शायद एक और सर्वे आया था जिसमें कहा था कि बहुत सारी अगर आप टेक्निकल फील्ड्स देखो उसमें चाइना आज नंबर 1 या नंबर 2 पे है वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ देम में इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है। तो हमने टेक्नोलॉजी में कोई ढंग से इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है जो हमको आवश्यकता है करने की, ना हमने लोगों को डेवलप करने में वो इन्वेस्टमेंट की है। हमारा आज भी एजुकेशन का बजट और एजुकेशन की सोच बहुत ही छोटे स्तर पे है, और जिस तरह की शिक्षा भी दी जा रही है, जिसको लोग आजकल स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कितनी शिक्षा वो है जो किसी भी काम आती है। बस हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भेड़ चाल की तरह पढ़ रहे हैं और रट रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं,
उसका जीवन से क्या सार्थकता है, उसमें एक्सेलेंस कितनी है, आप टेक्निकल एक्सेलेंस में भी जा रहे हो, वो सब उसके बारे में हमने कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। हम एक सिस्टम चला जा रहा है, उसके अंदर हम चले जा रहे हैं, बस कोचिंग क्लासेस ले ली, किसी कंपेटिटिव एग्जाम में लग गए, चलो आईएएस बन जाए हम, नहीं तो कुछ और बन जाए, उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सारी कोई डीप रिसर्च और कोई इस तरह की सोच भारत में आज हो नहीं रही। और चाइना ने क्या किया है कि उसने एक सिस्टम मैटिकली तरीके से उसने अपनी हर फील्ड में सबसे अच्छा टैलेंट पूरी दुनिया भर के लाया है। बहुत सारे जो चाइनीज लोग भी गए थे बाहर, उनको भी वो वापस ले आए और उनको वो बहुत हाई सैलरीज पर, हाई रिसर्च ग्रांट्स के ऊपर वापस लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को वैल्यू किया है। एक 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम रहा है चाइना का, जिसमें उन्होंने हर फील्ड के टॉप लोगों को वापस लेके आए ताकि वो और लोगों को ट्रेन कर पाए। भारत में ऐसी कोई सोच ही नहीं है। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम एक्सीलेंस कैसे लेके आएंगे, हम दुनिया के नंबर 1 टेक्निकली किस फील्ड में कैसे बनेंगे, वो हमने सोच नहीं दिखाई है अभी तक। जिसके लिए अगर आपको नंबर 1 बनना है तो आपको नंबर 1 जितना खर्चा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चता है, आपको भी वो खर्च करने के लिए तैयार होगा। आप सोचते हो कि आप प्रोफेसर ले आओगे टॉप यूनिवर्सिटी से और उनको यहाँ की सैलरी के ऊपर ले आओगे, ऐसे नहीं काम। जब H1B का डिबेट चल रहा था तो मतलब कि डिबेट में ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स भी थे, बट ये कहा था कि मतलब उनकी तरफ से कमेंट्स आ रहे थे कि यदि इंडिया में इतने ब्रिलियंट माइंड्स है तो इंडिया क्यों एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये चीज काफी हिट की मुझे। तो आई वाज थिंकिंग कि तब हम ये बोल रहे थे कि हमारे लोग जाते हैं, दे आर डूइंग सो वेल, फिर रेमिटेंस आता है, तो हमारा सेंस ऑफ प्राइड और हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है इसी से फुलफिल हो जाता है। एंड यहाँ पे इन कंट्रास्ट चाइना अपने बेस्ट पेंस को अपने पास रिटेन करके अपना प्रोडक्ट बना रहा है, इट्स चैलेंजिंग यूएस। एंड इन कंट्रास्ट हम अपने लोगों को दे रहे हैं वहां पे एंड दे आर स्ट्रेंथनिंग यूएस। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि हमने घर यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं बनाया उसका। और बल्कि मेरे को याद है, मैं चाइना में जब गया था तो वो हमारे अंग्रेजीपन के ऊपर भी बहुत हंसते थे। वो कहते थे तुम अपने आप को अंग्रेजी बोलने से बहुत अच्छा है, तुम्हारी अपनी तो भाषा तुम यूज ही नहीं करते हो, तुमको आती नहीं है बोलनी। हाँ, और ना तुम कुछ काम कर रहे हो, कौन सा टेक्नोलॉजी काम कर रहे हो तुम अपनी भाषा में, तो तुम वहां अंग्रेजों के कुली बन के रह गए हो। वो सीधा ये बोल रहे थे मुझे कि तुम तो अंग्रेजों के कुली बन के रह गए हो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम पूरा अंग्रेजी के कुली बनाता है, तुम्हारी अपनी तो कोई चीज ही नहीं है। ना तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, ना तुम्हारे पास भाषा है, ना तुम उसमें कुछ काम करते हो। तो हो तो यही रहा है कि हम कुली बन के रह गए। हमारा सारा सिस्टम ये है कि अंग्रेजों के कुली कैसे बने, इंडिया से बाहर कैसे जाएं, सबकी अभिलाषा भी है और सिस्टम भी उसी के लिए। बट सर यदि आप अंग्रेजी कुली बोल रहे हैं तो कोडिंग तो इंग्लिश में ही होती है ना? नहीं, कोडिंग अंग्रेजी में थोड़ी होती है। आप अंग्रेजी में लिख के दिखाओ कोड, अंग्रेजी में थोड़ी लिखा जाता है। अल्फाबेट तो यूज होता है, अल्फाबेट यूज होता है, इंग्लिश अल्फाबेट यूज होता है, दैट्स व्हाट आई मेंट। अंग्रेजी का अल्फाबेट यूज होता है, लेकिन अंग्रेजी का अल्फाबेट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है ना। आप पाइथन में लिखते हो कोड, आप C++ में लिखते हो, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। उसको लैंग्वेज इसलिए कहते हैं, वो अपनी भाषा है। वो अगर आप उसमें अंग्रेजी लिखने लग जाओगे उसको नहीं समझ आएगी। उसको कहोगे बिगिन की जगह स्टार्ट लिख दो तो उसको नहीं समझ आएगी। ना आपको अंग्रेजी की ग्रामर चाहिए उसके लिए, ना आपको अंग्रेजी की वोकैबुलरी चाहिए, बहुत कम शब्द आपको आने चाहिए। इसलिए चाइनीज लोग ये सब चाइनीज भाषा में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग चाइनीज भाषा में सीखते हैं। आपको बहुत कम अंग्रेजी की जो क्या अल्फाबेट है उसके कुछ शब्द प्रयोग करना, लेकिन उसमें आपको अंग्रेजी भाषा ना बोलनी ना लिखनी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं वो आप सीख लेते हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत। तो यदि इंडिया को ये चीज मिशन मोड पे करनी है तो आप क्या सरकार को बोलना चाहेंगे कि हमारा भी एआई में नाम हो? नहीं, सबसे पहले तो आपको एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। आपको एजुकेशन में एक्सीलेंस लाने की आवश्यकता है। आप किस तरह से उसको मापोगे। आप आज मैथ ओलंपियाड में भी कहीं नहीं हो। आप किसी भी फील्ड के अंदर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने आप को बेंचमार्क ही नहीं किया। आप सिर्फ अंग्रेजी के ऊपर बेंचमार्क कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक्सीलेंस में पहुंचो।
आपकी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है दुनिया में, तो आपने वो उस प्रकार का काम ही नहीं किया। और वो आपने कहा भी, जैसे चाइना ने ओलंपिक्स में भी एथलेटिक्स के उसने ठाना कि हमारे टॉप मेडल्स होने चाहिए, इतने मेडल्स हमारे पास होने चाहिए, एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया उसका, आज यूएसए की टक्कर में मेडल्स ले रहा है। तो आपको पूरा ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप अंत में फल खाओगे कि फल तो पेड़ का आम क्यों नहीं लगा, हमारे पेड़ पे आम क्यों नहीं लगे? भैया आपने आम बोया ही नहीं है, बोया आपने, वहां पे कद्दू है, तो आम कैसे लगेगा? तो अभी आपको क्या लगता है कि ये ओपन एआई और यूएस की जो टेक कंपनीज है वो किस तरह से, मतलब क्या अपनी लीडरशिप मेंटेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? और जो भी इतना क्लाउड पीसी का खर्चा होता है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस होते हैं, इनको क्या जस्टिफिकेशन क्या रहती है यदि डीप सीक एक बिग वे में आ जाता है आगे? नहीं, ये तो जैसे मैंने कहा वो चलता रहेगा। वो अमेरिका की कंपनीज में बहुत इनोवेशन है, बहुत टैलेंट है, और चाइना भी करेगा। और लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया है, चाइना की सारा का इतने, और ये मैं नहीं, अमेरिका के बहुत लोग कह रहे हैं, गूगल के सीईओ ने बोला है कि देखो चाइना कितना आगे निकल गया है। और लोग बहुत कह रहे हैं कि चाइना यूएसए से टक्कर में तो खड़ा ही है और आगे निकल रहा है एआई में। और ये आगे का जो हमारा फ्यूचर है, पूरे विश्व का फ्यूचर है, उस पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा कि एआई कहाँ जाता। तो मतलब कि इनोवेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बिग प्लेयर्स से आए, इनोवेशन छोटे बंदों से भी आ सकती है जो कुछ नहीं है आज बट एकदम हीरो बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना शो क्लोज करते हैं। थैंक यू संक्रांत जी, और आगे जो भी इस पे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपसे बातचीत करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार।